Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine. Today our topic is fluid mosaic model of cell membrane कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसका जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसके बारे में जो डिटेल है वो क्या है हमारे पास। तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत से साइंटिस्ट ने इस पे वर्क किया, ठीक है। और फिर जो मोस्टली जो यूज होता है वो ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। इसमें अगर हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखें इसको स्टार्ट करने से पहले, तो क्योंकि ये सारी कंट्रीब्यूशन इसी में आ जाती है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ही, तो सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखें तो ये एनिमल्स में भी मौजूद होती है, प्लांट्स में भी मौजूद होती है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब में जो है सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। एक्सेप्शन थोड़ी सी यहाँ पे आती है कि जो प्लांट्स हैं इनमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक आउटर लेयर होती है जिसे सेल वॉल बोलते हैं, सेल वॉल। जबकि जो एनिमल्स हैं इनमें जो आउटर लेयर है वो डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन होती है, इनमें कोई भी सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। ये थोड़ी सी एक्सेप्शन आ जाती है इसमें कि एनिमल्स में डायरेक्ट आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन है और प्लांट्स में जो सेल होते हैं उनकी जो आउटर लेयर है वो सेल वॉल होती है और सेल मेम्ब्रेन इनर होती है, इनसाइड होती है, ठीक है। अब जो सेल मेम्ब्रेन है ये इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है। अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें, कॉम्पोजिशन का मतलब ये है कि जो आप जिस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं या जिस चीज़ के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं वो चीज़ जो है वो किस चीज़ों से आगे मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन की जो कॉम्पोजिशन है वो है मेनली लिपिड्स, ठीक है, एज वेल एज प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में लिपिड्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है, अबाउट 60 to 80%, ठीक है। 20 to 40% एस्टिमेटली ये आपकी प्रोटीन्स हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो ये मेनली जो हैं ये स्मॉल अमाउंट में मौजूद होते हैं, ठीक है जी। यानी ये एक एवरेज की दी जाती है कि इतनी अमाउंट इसकी, इतनी अमाउंट इसकी, ठीक है। अब फर्दर अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास कॉम्पोजिशन है इसकी बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लिपिड्स को। लिपिड्स जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें जो लिपिड्स पाए जाते हैं उनमें मोस्टली होते हैं फोस्फोलिपिड्स, ठीक है जी। यानी कि मोस्टली जो सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन है वो फोस्फोलिपिड्स पे होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम फोस्फोलिपिड को देख लेते हैं कि फोस्फोलिपिड्स हैं क्या, ठीक है। फोस्फोलिपिड की अगर हम बात करें तो फोस्फोलिपिड जो है ये एक ऐसा यानी कि सब्सटेंस है जिसमें एक हेड होता है और एक इसकी टेल होती है, वन हेड एंड टू टेल्स, ठीक है जी। ये इसका जो है ये स्ट्रक्चर होता है। लाइक अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो वन हेड एंड टू टेल्स, ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर होता है फोस्फोलिपिड का, ठीक है। अब फर्दर अगर हम इसकी डिस्कशन कर ले फोस्फोलिपिड के ऊपर तो हमें ये पता चलता है कि इसमें जो हेड है फोस्फोलिपिड का वो जो है वो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। जबकि जो टेल्स हैं दोनों ये जो है ये हाइड्रोफोबिक हैं, ठीक है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, सेपरेट टर्म्स हैं, ठीक है। हाइड्रो का मतलब है वाटर, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रो का मतलब है वाटर। इन दोनों में एक्सेप्शन है, वो क्या है कि जो फिलिक है इसका मतलब होता है लविंग, ठीक है। जबकि जो फोबिक है इसका मतलब होता है हेटिंग। यानी कि जो हेड है वो वाटर लविंग होता है, जबकि जो टेल है
वो वाटर हीटिंग होता है। इसका मतलब क्या है कि जो हेड है वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो आउटसाइड यानी कि जो वाटर होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, जबकि जो टेल है वो वाटर से अवे होती है, वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास कि हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया कि इसका एक हेड होता है, दो टेल्स होती हैं। जो हेड है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है और जो टेल है वो हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है और जो टेल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हेड और टेल ये किसकी बनी होती हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें हेड की, जो फॉस्फोलिपिड्स का हेड है, हेड जो होता है इसमें मौजूद होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। और जबकि जो टेल्स हैं ये होती हैं 2 फैटी एसिड्स, ये यानी कि जो फैटी एसिड, ठीक है जी। यानी कि जो हेड है इसकी कॉम्पोजिशन फॉस्फेट ग्रुप और जो टेल है ये होगी फैटी एसिड्स की, ठीक है। इसको अगर हम स्ट्रक्चर के तौर पे देख लें बना के कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, तो वो हमें ये पता चलता है। लाइक अगर हम देखें तो यहाँ पे हम फॉस्फोलिपिड का एक स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं, जैसे कि एक फंक्शनल ग्रुप R, उसके साथ इसका फॉस्फेट ग्रुप लगेगा, ठीक है जी, फॉस्फेट ग्रुप लगेगा, ठीक है जी। फॉस्फेट ग्रुप के साथ जो है अगर हम देखें तो CH2 ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है ये स्ट्रक्चर है हमारे पास फॉस्फोलिपिड का, ठीक है। और इसके साथ जो है वो चेन अटैच होती है जिसे हम नाम दे देते हैं ठीक है जी। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक फॉस्फोलिपिड जो है उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ठीक हो गया, यहाँ पे भी एक O ऐड होगा। अब जो यहाँ तक ये स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ये स्ट्रक्चर यहाँ तक, ये O तक, ठीक है, ऑक्सीजन का जो एटम है इस तक, ये जो है हमारे पास ये फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये देखें अगर हम तो ये हमारे पास ग्लिसरॉल है, ग्लाइसरॉल, ठीक है। और ये फैटी एसिड्स की 2 लेयर्स, जिसमें ये भी एक फैटी एसिड की लेयर है और ये भी एक फैटी एसिड की लेयर है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये है कि अगर हम देखें तो ग्लाइसरॉल जो है इसमें 3 कार्बन है, जिसमें कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 1 पे फैटी एसिड की एक लेयर अटैच है, कार्बन नंबर 2 पे फैटी एसिड की एक लेयर अटैच है और कार्बन नंबर 3 के ऊपर फॉस्फेट का ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये भी क्वेश्चनिंग की जा सकती है। तो ये है हमारे पास फॉस्फेट जो फॉस्फोलिपिड है उसका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि ये जो है ये फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप के साथ जो ग्लिसरॉल है उसके कार्बन नंबर 3 पे ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट है, कार्बन नंबर 2 और 1 पे फैटी एसिड्स आगे लगे हुए हैं, ठीक है। ये है एक फॉस्फोलिपिड का कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है। जिसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ये इसका जो फॉस्फेट ग्रुप है ये इसका हेड होगा, ये हेड होगा और ये नीचे टेल्स होंगी, ठीक है। ये पोर्शन हेड और ये टेल्स, ठीक है। जनरली अगर हम देखें ये जो हेड होता है इसका हेड, ये होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। यहाँ से अगर आप ये देखें तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। ये हेड जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है और जो टेल्स हैं इन पे कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, ठीक है जी।
हेड नेगेटिवली चार्ज और टेल्स पे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है जी, ये हमारे पास स्ट्रक्चर था फॉस्फोलिपिड्स का। तो जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी मोस्ट ऑफ द कंपोजिशन जो है वो फॉस्फोलिपिड पे मुश्तमिल होती है। ठीक है, देन हम मूव करते हैं। ये तो हमने देख लिया कि जो इसकी जो कंपोजिशन में से जो लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड ज़्यादातर इसमें मौजूद होता है। ठीक है, इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें एक और टाइप भी मौजूद होती है, जैसे ग्लाइकोलिपिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स कैसे बनते हैं? इट इज़ अ कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स इनके मिलने से बनता है। ठीक है जी, और ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ग्लाइकोलिपिड के साथ ग्लाइकोप्रोटीन ये दोनों मिलके काम क्या करते हैं? काम इनका ये होता है कि जो सेल के बाहर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो हाइड्रोजन एटम होता है उसके साथ बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, और अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे जो सेल का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, ये हम आगे ग्लाइकोप्रोटीन्स में इसको डिस्कशन कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं प्रोटीन्स के ऊपर। अब हम देख लें प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स में मेनली जो इसमें प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। ठीक है जी, इंटीग्रल प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है जी। मोस्ट ये जो है ये इतनी ये मौजूद होती है, जिसमें मेनली हम बात करें तो कैरियर प्रोटीन्स भी इनको बोल दिया जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है जी, तो ये जो है ये प्रोटीन्स की यानी कि कंट्रीब्यूशन होती है, जिसमें ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, इनका अलग अलग जो है वो फंक्शन होता है सेल की मेम्ब्रेन में। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स, इन्होंने जो है क्या करना होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सेल में इटसेल्फ जो है वो एंटर नहीं हो सकते। जैसे कि अगर हम बात करें तो अमाइनो एसिड्स वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, ठीक है, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इन ये जो है ये फिर आगे कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से जो है वो आगे फर्दर मूव करते हैं। ठीक है, और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स में भी इनका रोल होता है। ठीक है, इसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं ये मिलेंगी जब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स मिलेंगे, तो उनकी कॉम्बिनेशन से जो है वो प्रोटीन्स बनेंगी, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगी। ठीक है, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो अटैच होते हैं इसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनकी माइनर अमाउंट मौजूद होती है जो कि सेल के आउटसाइड जो सरफेस है उसके ऊपर अटैच होते हैं। ठीक है, ऊपर कैसे अटैच होते हैं कि जो लेयर होती है फॉस्फोलिपिड्स की, उसके ऊपर जो है वो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स की लेयर्स होती हैं। ठीक है, और इनके अपर सरफेस पे जो है वो अटैच होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। हम एक जनरल स्ट्रक्चर भी बना के देख लेंगे। तो ये हमने कॉम्पोजिशन को देख लिया, जिसमें हमने फॉस्फोलिपिड्स को भी देख लिया और हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं उनको भी हमने देख लिया कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉस्फोलिपिड में से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है हेड के बारे में, उसकी टेल के बारे में, कि जो हेड है वो हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है, तो वो हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हेड है उस पर कौन सा ग्रुप अटैच होता है, तो उस पर जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, यानी कि इस तरह की क्वेश्चनिंग जो है वो की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन्स के बारे में पूछा जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनकी तो बहुत माइनर अमाउंट मौजूद होती है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया इसको, इसकी कॉम्पोजिशन के हवाले से। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो जो अर्लियर साइंटिस्ट थे उन्होंने जो सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर दिया था एज ए यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन क्या थी कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये कहा था कि जो लिपिड की बाइलेयर है वो इनसाइड होती है,
और उसके आउटसाइड जो है वो प्रोटीन की लेयर्स होती हैं, ठीक है। यानी कि जो सैंडविच की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रोटीन जो लिपिड है उसकी 2 लेयर, इनसाइड और आउटर लेयर जो है वो प्रोटीन की अगर हम ड्रा करके देखें तो साइंटिस्ट के ख्याल में ये था कि एक लेयर इस तरह से लिपिड की ये, ठीक है, एक लेयर इस तरह से लिपिड की ये यहाँ पे, ठीक है जी। इस तरह से ये लिपिड की बाइलेयर और इसके अपर सरफेस पे जो प्रोटीन है वो मौजूद है, प्रोटीन की लेयर्स। तो अब आप अगर देखें तो ये एक सैंडविच की तरह का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है कि जिसमें इनर लेयर जो है वो बाइलेयर लिपिड्स की और आउटर लेयर जो है वो प्रोटीन्स की, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो था ये यूनिट मेम्ब्रेन था। अब जो यूनिट मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर था वो इतना हाईली मॉडिफाइड नहीं था, ठीक है। अब रिसेंट इसमें फर्दर जो है वो सर्चेस चलती गई, तो एक वक्त ऐसा आया कि जो साइंटिस्ट थे मोज़ेक, इसने जो है वो आगे फर्दर डिस्कवरी की और एक इसका मॉडिफाइड स्ट्रक्चर पेश किया जिसे बोला जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये क्या था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये पेश किया गया था कि जो लिपिड की बाइलेयर तो मौजूद होती है पर उसकी सरफेस पे जो प्रोटीन की लेयर है वो कन्फाइंड नहीं होती, कॉन्टिन्यूसली नहीं होती, बल्कि जो प्रोटीन होती है वो लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड होती है। वो किस तरह से कि अगर हम जनरली देखें कि ये हमारे पास लिपिड की एक लेयर है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर, ठीक है, और इसके अंदर वाली सरफेस पे इस तरह से जो प्रोटीन है वो एम्बेडेड होगी, ठीक है, इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से फिर उसकी आगे फर्दर ठीक है जी। इस तरह से इन्होंने कहा था कि जो प्रोटीन है जो यानी कि मोस्टली इंटीग्रल प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो वो जो है वो इसकी इनर साइड पे इनसाइड जो है वो एम्बेडेड होंगी लिपिड की बाई लेयर्स में, जबकि अपर सरफेस पे कॉन्टिन्यूसली मौजूद नहीं होंगी। अपर सरफेस पे मौजूद होती हैं पर इतनी नहीं होती। जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं वो एम्बेडेड होती हैं लिपिड बाई लेयर के अंदर, ठीक है, और इस तरह आगे वक्फे से ये मौजूद होती हैं, ठीक है, और ये लिपिड की बाई लेयर्स हैं, ठीक है। हम अगर इसका मॉडिफाइड थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लें तो वो इस तरह से है। लाइक ये इसके सरफेस पे ग्लाइकोलिपिड्स इस तरह से अटैच, ठीक है, और ऐसे इसके ऊपर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ऐसे इसकी सरफेस के ऊपर, ठीक है, और अलोंग विद साथ ही जो है वो लाइक अगर हम इस तरह देख लें तो हम ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक कि ये हमारे पास आ गई प्रोटीन, ठीक है, जिसमें इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक हो गया। इस तरह हम ये देखें तो हमारे पास सेकेंड लेयर फॉस्फोलिपिड्स की, ठीक है जी, फॉस्फोलिपिड्स की सेकेंड लेयर हमारे पास, जिसमें इस तरह से इसकी 2 टेल्स, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आगे ऐसे कॉन्टिन्यूसली जो है वो चलता रहेगा। और इन लिपिड की जो 2 लेयर्स हैं इनके दरमियान में जो है वो कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। कोलेस्ट्रॉल इस तरह से लाइक अगर आप ये देखें, ये कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ पे ऐसे मौजूद होता है, ठीक है। तो ये इसका एक यानी कि कंप्लीट स्ट्रक्चर है। और इसके साथ नीचे जो अटैच होती हैं वो ऐसे साइटोस्केलेटन के यानी कि जो फिलामेंट्स होते हैं वो अटैच होते हैं इस तरह से,
इसकी लेयर के नीचे, ठीक है, ऐसे साथ साथ कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का एक जो स्ट्रक्चर है वो ये पेश किया गया है, जिसमें आपके सामने मौजूद है कि लिपिड की 2 लेयर्स हैं, ठीक है, जिनमें जो लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड्स हैं। फॉस्फोलिपिड का एक हेड है और उसकी 2 टेल्स हैं, ठीक है। हेड जो है वो आउटसाइड पे आपको नज़र आ रहा है और जो टेल्स हैं वो इनसाइड नज़र आ रही हैं। जो हेड है वो वाटर लविंग है, ठीक है, और जो टेल्स हैं वो वाटर हेटिंग है। इसके बाद ये जो है आपको प्रोटीन नज़र आ रही है, इंटीग्रल प्रोटीन्स। इसके सरफेस पे आपको ये ग्लाइकोलिपिड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और साथ ही इनके ऊपर अटैच है ये कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है जी। कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स और ये कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल, ठीक है जी। ये जो है ये एक इसका यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है ये पेश किया गया था, ठीक है, जिसमें अगर आप देखें तो इसमें जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो हमने रिमेंबर रखनी होती हैं, याद रखनी होती हैं, वो ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आउटसाइड द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि जो फॉस्फोलिपिड की आउटसाइड जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो कोलेस्ट्रॉल है वो 2 लिपिड्स की जो लेयर्स हैं इनके दरमियान मौजूद होता है, और इसके अलावा जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं वो 2 लिपिड की जो लेयर्स हैं इनके दरमियान एम्बेडेड होती हैं। ये आप देख रहे हैं एम्बेडेड है, ठीक है। इसके बाद जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं वो इसकी फॉस्फोलिपिड की सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं, ठीक है। तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है इसकी पोजीशन क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी पोजीशन क्या होती है, और जो साइटोस्केलेटन हैं ये निचली साइड पे जो है वो लगे होते हैं, क्योंकि ये जो है ज़रूरी होते हैं सेल का स्ट्रक्चर मेनटेन रखने के लिए, सेल के यानी कि जो शेप है उसको मेनटेन रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ये था एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो स्ट्रक्चर। अब इसमें अगर हम देखें तो हाईली जो मॉडिफिकेशन लाई गई थी और जो डिटेल पेश की गई थी सेल मेम्ब्रेन की वो क्या थी। कुछ इस तरह से था कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, इसमें ये डिस्कवर किया गया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें चार्ज्ड पोर्स होते हैं, ठीक है। चार्ज पोर्स का मतलब ये है कि इसमें थोड़े होल्स होते हैं, सुराख होते हैं, ठीक है, और वो चार्ज होते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ जो सेल मेम्ब्रेन है इसको ये भी कहा गया कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये है कि ये ख़ास किस्म के सब्सटेंसेस को अलो करती है अपने अंदर से पास आउट होने के लिए या पास इन करने के लिए, इन एंड आउट मूवमेंट के लिए ये सिलेक्टिवली परमिएबल है कि हर किसी सब्सटेंस को ये अलो नहीं करती पास होने के लिए, ठीक है। सिलेक्टेड सब्सटेंस को ही ये अलो करती है पास होने के लिए, ठीक है। तो चार्ज्ड पोर्स होते हैं, ठीक है। इन चार्ज पोर्स के ज़रिए जो है सारी मूवमेंट परफॉर्म होती है, जिसमें जो सब्सटेंसेस हैं वो सेल से बाहर जाते हैं और सेल के अंदर आते हैं, ठीक है। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल के तौर पर एक्ट करती है, जिसका मतलब ये है कि ये हर किस्म के सब्सटेंस को अलो नहीं करती पास होने के लिए, बल्कि सिलेक्टेड सब्सटेंस को अलो करती है पास होने के लिए, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम फर्दरली आगे इसको डिस्कस करें तो हमें ये पता चलता है कि इसमें जो मूवमेंट है वो कैसे परफॉर्म होती है, क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सेल मेम्ब्रेन से इजीली पास आउट हो जाते हैं या नहीं। इसमें अगर हम देखें तो जैसे हम बात कर लें लिपिड्स की, लिपिड्स, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं ग्लूकोज, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, आयंस वगैरह। मोस्टली इन्हीं चीज़ों की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो परफॉर्म होती है कि ये इन एंड आउट मूव करती हैं, ठीक है। इनमें अगर हम देखें तो लिपिड्स जो हैं ये मोर इजीली पास आउट हो जाते हैं, मोर इजीली, ठीक है, मोर इजीली। ग्लूकोज, गैस मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स ये होते हैं न्यूट्रल पार्टिकल्स, और ये भी इजीली पास आउट हो जाते हैं। जबकि जो आयंस हैं ये चार्ज्ड होते हैं, इन पर चार्ज होता है।
इस चार्ज की वजह से इनमें डिफ़िकल्टी हो जाती है पास आउट होने के लिए। तो साबित ये हो गया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है आयंस के लिए, सिलेक्टिवली परमिएबल है आयंस के लिए, कि आयंस को पास आउट होने की इजाज़त नहीं देती, जबकि ये चीज़ें जो है उसमें से पास आउट हो जाती हैं। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि कौन कौन सा जो सब्सटेंस, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इजीली सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव कर लेती हैं और कौन सी नहीं कर सकती। तो सेल मेम्ब्रेन जो है, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हमें, यानी कि क्वेश्चन दिया जा सकता है कि जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा जो सब्सटेंस है वो परमिएबल है सेल मेम्ब्रेन के लिए। तो वो है आयंस वगैरह, क्योंकि आयंस जो है वो चार्ज हैं और वो डिफ़िकल्टली मूव करते हैं, ठीक है, इनमें बहुत डिफ़िकल्टी पेश आती है। गैस मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज और वाटर मॉलिक्यूल्स ये न्यूट्रल हैं, इजीली मूव आउट हो जाते हैं। जो लिपिड्स हैं ये मोर इजीली मूव करते हैं, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि किन किन सब्सटेंसेस की इजीली मूवमेंट हो जाती है। अब मूवमेंट होती कैसे है हम उसको देखेंगे। मूवमेंट के लिए दो प्रोसेस बहुत अहम है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें फर्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी, और जो सेकंड है वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये दो ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इन पे मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, इनके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम डिस्कस करते हैं अभी इसको। अब इन दो प्रोसेसेस के ज़रिए जो सेल में ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है ये परफॉर्म होता है, ठीक है। अब अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्चुअली उस वक्त परफॉर्म होती है जब सेल को किसी ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़े और वो उसको अपने अंदर यानी कि लेके आना चाहे, तो फिर जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट परफॉर्म होती है, ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट परफॉर्म होती है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस वगैरह हैं, जिन्होंने मूव करना है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, वो क्या करेंगे कि वो अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो जाहिर सी बात है जब मॉलिक्यूल्स या आयंस वगैरह की मूवमेंट होगी अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन थ्रू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टूवर्ड्स देयर हाई कंसंट्रेशन, तो फिर क्या होगा कि जो सेल यानी कि सेल मेम्ब्रेन है, इसको इस प्रोसेस के लिए एक केमिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। वो केमिकल एनर्जी जो है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, यानी कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो ATP की मदद से परफॉर्म होती है, ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो वो हमें मिल जाती है ग्लूकोज की अपटेक। ग्लूकोज अपटेक इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ active transport, which is against concentration gradient from the area of their low concentration towards the area of their higher concentration by the use of chemical energy, which is in the form of ATP adenosine triphosphate. The best example of this type of transport is glucose uptake. Glucose uptake इसकी जो है वो बेस्ट एग्जांपल है, और ग्लूकोज अपटेक जो है वो मोस्टली परफॉर्म होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो वहाँ पे जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल ये रिकॉर्ड की जाती है। तो ये हो गया हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसीजर। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसी ट्रांसपोर्ट है कि जो सेल में जो सब्सटेंसेस हैं जो रिक्वायर्ड नहीं होते, जिनकी ज़रूरत नहीं होती मोस्टली, वो कॉन्स्टेंटली जो है वो मूव इन एंड आउट जो है वो इटसेल्फ जो है वो करते रहते हैं मूवमेंट, ठीक है। यानी कि उनको किसी किस्म की भी ATP की ज़रूरत पेश नहीं आती, इसमें कोई भी ATP इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। ATP इन्वॉल्व क्यों नहीं होती, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि जो सब्सटेंसेस जैसे मॉलिक्यूल्स या आयंस वगैरह हैं उनकी मूवमेंट परफॉर्म होती है फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स देयर लो कंसंट्रेशन, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स और आयंस वगैरह हैं वो मूव करते हैं अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। तो इस वजह से जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसमें कोई भी ATP की ज़रूरत पेश नहीं आती, कोई भी केमिकल एनर्जी इसमें यूज़ नहीं होती, ठीक है।
इस टाइप के मूवमेंट में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो बहुत सी इसकी आगे कैटेगरीज बन जाती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल में देखें तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें आज हमारा जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है, ठीक है। तो इसकी आगे से यानी कि एक टाइप है जैसे डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में ये होता है कि जो हमारा जो रिस्पायरेशन का सिस्टम है, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती हैं, ये सारा जो प्रोसेस है ये होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। तो ये सेल में भी परफॉर्म होती है कि सेल में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो मूव करते रहते हैं अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। मोस्टली उनकी जिनकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो कि फ्लूइड मोज़ेक का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो कुछ ऐसे भी अब सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सेल को इनगल्फ करने पड़ते हैं, ठीक है, उनकी इनगल्फिंग करनी पड़ती है, ठीक है, इंजेक्ट करना पड़ता है। वो मूवमेंट जो है वो क्या होती है, अब अगर तो सेल को ज़रूरत पेश आ रही है इनगल्फ करने की, ठीक है, तो इनगल्फमेंट में क्या होता है कि दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि इंडोसाइटोसिस ये नाम है एक प्रोसेस का, जिसमें इंडो का मतलब है इनसाइड और साइटोसिस का मतलब है सेल, यानी जो मूवमेंट है इनसाइड द सेल मूवमेंट जो है वो इंडोसाइटोसिस है, ठीक है। यानी कि जब कोई चीज़ सेल के इनसाइड मूव करेगी तो वो इंडोसाइटोसिस कहलाएगा। इंडोसाइटोसिस की फर्दर 2 टाइप्स हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट है फैगोसाइटोसिस और सेकंड है पिनोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस की अगर हम बात करें तो फैगोसाइटोसिस में जो इनगल्फमेंट होती है वो सॉलिड पार्टिकल की होती है, सॉलिड पार्टिकल की इनगल्फमेंट। और जो पिनोसाइटोसिस है इसमें जो इनगल्फमेंट होती है वो लिक्विड मटेरियल की होती है, लिक्विड मटेरियल, ठीक है। और इसका प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है कि लाइक हमारे पास ये सेल है, ठीक है। अब कोई भी चीज़ इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ठीक है, इसने एंटर होना है सेल में, तो सबसे पहले ये इसके सरफेस पे अटैच होगा इस तरह। सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करेगी कि वो पिंच्ड होगी इनवर्ड इस तरह से, ठीक है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये वहाँ से जो है वो डिसअपीयर होगी, ये जो सब्सटेंस है ये एंटर होगा, एंटर होने के बाद जो सेल मेम्ब्रेन है वो वापस रिकवर हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये होता है इनगल्फमेंट का, जिसे हम इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। अब इसमें अगर वो सॉलिड पार्टिकल है तो फैगोसाइटोसिस होगी, लिक्विड मटेरियल है तो वो पिनोसाइटोसिस होगी, ठीक है। अब ये जो इंडोसाइटोसिस है ये भी एक टाइप है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जाहिर सी बात है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये जो है ये परफॉर्म होती है बाय द यूज़ ऑफ एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि इंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के लिए भी केमिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये जो है इसमें से हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंडोसाइटोसिस है जिसमें जो इंगल्फमेंट होती है सॉलिड मटेरियल की, वो क्या है, पिनोसाइटोसिस है, फैगोसाइटोसिस है, तो वो हम फैगोसाइटोसिस पे टिक करेंगे क्योंकि वो बेस्ट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो इंडोसाइटोसिस जो है इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो सेल में जो इस किस्म की जो इंगल्फमेंट है वो इस तरह से परफॉर्म होती है। दूसरी इसकी टाइप जो है वो है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस ठीक है जी। एक्सोसाइटोसिस का मतलब ये है कि एक्सो मीन एग्जिट, ठीक है, आउटसाइड, कि जब सब्सटेंसेस ने सेल से आउटसाइड मूव करना होता है तो वो मूवमेंट जो है वो एक्सोसाइटोसिस होती है, ठीक है। इसमें ये क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो यानी कि थोड़ी सी ओपन होती है, लाइक इस तरह से, ठीक है। सब्सटेंसेस जो हैं वो फिर ऐसे आउटसाइड मूव कर जाते हैं।
ठीक है। स्पेशली इस किस्म का जो प्रोसेस है ये परफॉर्म होता है हमारे जो न्यूरॉन्स के सेल्स हैं उनमें, जैसे कि वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, जो नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन जो है हमारी कंप्लीट होती है। तो वो जो है न्यूरॉन की जो कोऑर्डिनेशन है हमारी, वो सारा जो है वो एक्सोसाइटोसिस इसकी बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो एक्सोसाइटोसिस जो है इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट विच रिक्वायर ATP। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि एक्सोसाइटोसिस के लिए भी ATP की ज़रूरत है। विदाउट ATP ये परफॉर्म होनी मुश्किल है, ठीक है। तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है एक्सोसाइटोसिस की, कि एंडोसाइटोसिस में सब्सटेंसेस इनसाइड मूव करते हैं और एक्सोसाइटोसिस में आउटसाइड मूव करते हैं, ठीक है। फर्दर अगर हम देख लें, अब हमने सारी यानी कि जो एक मॉडल भी उसका देख लिया और मॉडल से रिलेटेड जो थिंग्स हैं हमारे पास उनमें भी हमने देख लिया कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें बेसिक मूवमेंट किस तरह से परफॉर्म होती है, क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमने सारा डिस्कस तो कर लिया, अब हम ये देख लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है इसका यानी फंक्शन क्या है। फंक्शन से मुराद ये है कि हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं वो इसका फंक्शन ही है, ठीक है। जैसे हम फंक्शन की बात कर लें, फंक्शन यहाँ पे इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ कि उसकी वजह ये है कि जैसे हमने सारी पीछे चीज़ें देख ली तो उनका एक थीम पेश हो जाएगा यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल फंक्शन में सेल मेम्ब्रेन का एक फंक्शन है ट्रांसपोर्ट का, हमने ट्रांसपोर्ट भी देख लिया कि ट्रांसपोर्ट कैसे परफॉर्म होती है, ठीक है। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो सेल की शेप को मेंटेन रखना भी है, सेल की शेप को मेंटेन रखना। क्यों? बिकॉज ऑफ साइटोस्केलेटन अटैचमेंट, साइटोस्केलेटन की अटैचमेंट की वजह से ये जो है सेल मेम्ब्रेन ये सेल की शेप को मेंटेन रखती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो सेल सिग्नलिंग जैसे हमने न्यूरॉन्स वगैरह की बात की, ठीक है। कोऑर्डिनेशन जो है वो परफॉर्म होती है। इस तरह कम्युनिकेशन में यही है कि एक सेल से जो है वो रिसेप्टर्स के ज़रिए यानी कि जो है वो दूसरे सेल तक जो है सिग्नल्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। ये कम्युनिकेशन होती है। तो मोस्टली ये जो है ये फंक्शंस हैं किसके, सेल मेम्ब्रेन के। ट्रांसपोर्ट का फंक्शन है उसका सेल शेप को मेंटेन रखना विद द हेल्प ऑफ साइटोस्केलेटन्स, सेल सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन, ठीक है। ये हमने जो समरी सारा जो डिस्कस किया है ये उसकी थोड़ी समरी है उसके फंक्शन की, ठीक है। तो ये हमारे पास था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन जिसमें हमने सारी चीज़ें इसकी डिस्कस कर ली और ये थी हमारी MD CAT की रिक्वायरमेंट, ठीक है। ओके, थैंक्स।